नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम वर्धवंश, पालवंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश देखेंगे। देखिए, जो दक्षिण भारत था उसमें अनेक राजवंशों ने शासन किया और हमारा जो आरबीएससी 10th का सिलेबस है उसमें बहुत कम ही राजवंशों का उल्लेख दे रखा है। उसी कड़ी में हम आज वर्धन वंश देखते हैं। देखिए, जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश की नींव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दिल्ली के पास थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति ने की। अब एक क्वेश्चन यही बन गया कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो हमारे सामने है कि वर्धन वंश की जो स्थापना है वो पुष्यभूति ने की, तो इसके संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? पुष्यभूति। इस पुष्यभूति के नाम पर ही इस वंश का नाम पुष्यभीति वंश भी पड़ा है, यानी वर्धन वंश को ही पुष्यभीति वंश भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई पुष्यभीति वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा वर्धन वंश, जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति ने की थी। इसके शासक हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद आया राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की 606 ईसा पूर्व बंगाल के शासक शशांक ने हत्या कर दी। याद रखिएगा, राज्यवर्धन की हत्या बंगाल के शशांक ने 606 ईसा पूर्व की। उसके बाद राज्यवर्धन के हाथ में शासन की भागदौड़ आई। राज्यवर्धन का जो शासनकाल रहा, हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा, वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। आपने देखा होगा कि जो हर्षवर्धन था उसकी गिनती महानतम शासकों में होती है, और वर्धन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी हर्षवर्धन रहा। इस हर्षवर्धन ने शशांकों को हराने के लिए शशांकों के विरुद्ध कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि करी। 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड ने इस हर्षवर्धन की सेना को दक्षिण भारत से खदेड़ भगाया। इस हर्षवर्धन के काल में इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी ग्रहण की कि भाई वर्धन वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की, तो वो हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हैनसांग भारत की यात्रा पर आया। प्रश्न ये आए कि चीनी यात्री हैनसांग भारत की यात्रा पर किस शासक के कार्यकाल में आया, तो अपन कहेंगे वो हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन साहित्यिक रचनाएं भी किया करता था, कला का एक पुजारी था, कला का प्रेमी था, और इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक नाटकों की रचना की। आरबीएससी ने कई बार 1 नंबर का ये सवाल पूछा है कि हर्षवर्धन की किन्हीं 2 साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो हो जाएगा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसके अलावा जो इसका दरबार था, इसके दरबार में बाण भट्ट रहते थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। यह हरिश्चरित्र नामक जो पुस्तक थी, ये हर्षवर्धन के व्यक्तित्व से और हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित थी। मयूर, मातंग दिवाकर और ईशान इसके प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। उसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में बंगाल में गोपाल ने
की, यानी पाल वंश का संस्थापक हो गया गोपाल। यानी पीछे पाल है ना भाई, गोस के पीछे क्या है पाल, और इसी से इसने बना दिया वंश पाल वंश। गोपाल के बाद धर्मपाल आया। धर्मपाल ने अपने शासन काल में अपने राज्य का विस्तार कन्नौज तक कर लिया और इसने गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से कड़ा संघर्ष किया। यानी हम कहे एक त्रिकोणीय संघर्ष रहा। एक तरफ जहां गुर्जर प्रतिहार इसके विरोध में थे तो दूसरी तरफ राष्ट्रकूट भी इसका विरोध कर रहे थे। इन दोनों ही राजवंशों को धर्मपाल ने बड़ी ही सहनशीलता के साथ जवाब दिया। कई युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त भी की। उसके बाद इसका प्रतापी शासक देवपाल आया। देवपाल का शासनकाल 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक रहा। इस देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से ले जाकर बंगाल में कर दी। प्रश्न ये आए कि पाल वंश में राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र से बंगाल में किस शासक ने किया, तो वो आपका हो जाएगा देवपाल। देवपाल के बाद आए महिपाल, और महिपाल ने चोल राजा राजेंद्र प्रथम से गंगा तक का क्षेत्र जीत लिया। उसके बाद नेपाल आए। नेपाल के शासन काल में बौद्ध भिक्षु शशांक ने तिब्बत की यात्रा की। यानी तिब्बत के जो भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध भिक्षु शशांक को निमंत्रण दिया था, और उसी के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्षु शशांक ने नेपाल के सहयोग से इसके शासन काल में तिब्बत की यात्रा की। पाल वंश के जो शासक थे ये वास्तुकला के प्रेमी थे, वास्तुकला के संरक्षक थे, और इनके शासन काल में प्रमुख शिल्पी थे धीमान और वित्तपाल। दीनापुर में एक जलाशय है, यानी दीनापुर में एक जलाशय है, और उस जलाशय में पाल शासन काल की जो कला वास्तुकला थी उसकी स्पष्ट झलक हमें दिखाई पड़ती है। आपसे पूछे कि वर्तमान में पाल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो हो जाएगा दीनापुर के जलाशय में। ये कला वास्तुकला के प्रेमी थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की अच्छी तरीके से सेवा की। अनेक गुफाओं एवं विहारों, चैत्य विहारों का इन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद आया राष्ट्रकूट वंश। इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा सेकंड को हराकर दांती दुर्ग ने की। प्रश्न ये आए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने? दांती दुर्ग ने। किसको? कीर्तिवर्मा को। किस वंश के? चालुक्य वंश के। और कब? 736 ईसा पूर्व 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी नासिक को बनाया, और इस वंश में कुल 14 शासक हुए। इसके बाद आया कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद चौथे शासक हुए ध्रुव। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को युद्ध में हराया। उसके बाद शासन की भागदौड़ आई गोविंद तृतीय के हाथों में, और गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को युद्ध में हराया। देखिए, जो गोविंद तृतीय है इसने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय
और पाल शासक धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया। छठवें शासक हुए अमोघ वर्ष। इस अमोघ वर्ष ने 64 वर्ष तक शासन किया। राष्ट्रकूट वंश का यह प्रथम शासक है जिसने इतना लंबे समय तक शासन किया। कितने लंबे समय तक? 64 वर्ष तक। किसने? अमोघ वर्ष ने। और ये अमोघ वर्ष क्रमशः कौन से शासक थे राष्ट्रकूट वंश के? छठे। इसने अपनी राजधानी नासिक से अब मालखेत को बनाया। कि राष्ट्रकूट वंश में भी नासिक से अपनी राजधानी स्थानांतरित मालखेत करने वाले शासक हुए अमोघ वर्ष। अरबी यात्री सुलेमान ने इस अमोघ वर्ष की, जो अरबी यात्री था सुलेमान, इसने इस अमोघ वर्ष को तत्काल यानी उस समय के विश्व के 4 महानतम शासकों में रखा है। जैसे आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनकी गिनती विश्व के महानतम श्रेष्ठतम नेताओं में होती है। इसी प्रकार से जो अमोघ वर्ष था, इसकी गिनती उस समय के 4 महान शासकों में हुआ करती थी। उसके बाद कृष्णदित्य और इंद्रदित्य ने पाल शासक महिपाल को हराया। यानी एक बार कृष्णदित्य ने हराया और उसके बाद इंद्रदित्य गद्दी पर आए और इंद्रतृतीय ने भी महिपाल को युद्ध में परास्त किया। 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक करकदित्य को चालुक्य वंश के शासक तेलप ने युद्ध में हराया। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में करकदित्य को युद्ध में हराया। ये जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ये वैदिक धर्म के समर्थक थे। साथ ही ये कन्नड़ और संस्कृत साहित्य के भी पोषक थे। अरबों ने इन्हें बलहरा और बलराज भी कहा है। कि जो अरबी यात्री थे, उन्होंने इस राष्ट्रकूट वंश के सभी शासकों को बलहरा या फिर बलराज भी कहा है। प्रश्न यह आ जाए कि अरबों ने बलहरा या फिर बलराज किस वंश के शासकों को कहा है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद आया गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी स्थापना 725 ईस्वी में गुजरात में नागभट्ट ने की। जो नागभट्ट था ये प्रतिहार था और गुजरात में इसकी स्थापना की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गुर्जर प्रतिहार। यानी गुर्जर का मतलब अपन ले सकते हैं गुजरात, और प्रतिहार था इसका वंश, तो इसका वंश हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी स्थापना 725 ईस्वी में नागभट्ट ने गुजरात में की। इस नागभट्ट ने अरबों का सफलतापूर्वक सामना किया। यानी भारत में जितने भी अरबों ने आक्रमण किया, उन अरबों ने को इस नागभट्ट ने दक्षिण भारत में सफल नहीं होने दिया। उसके बाद गद्दी पर आए वत्सराज। वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। याद रखिएगा कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन सा था, तो वो था वत्सराज। उसके बाद आया नागभट्ट द्वितीय। इस नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये जो नागभट्ट है, इसका युद्ध राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के साथ हुआ, जिसमें नागभट्ट की हार हुई और राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय की जीत हुई।
उसके बाद राजा भोज आया और राजा भोज को ही मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। इस राजा भोज या मिहिर भोज के शासन काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। ये जो अरबी यात्री क्या था, ये एक व्यापारी था जो व्यापार से संबंधित कार्यों का निपटारा करने के लिए भारत में आया। उसके बाद आया महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के दरबार में रहा करते थे महाकवि राजशेखर, जिन्होंने कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की। उसके बाद आए महिपाल। इस महिपाल ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से युद्ध हारा। जो महिपाल है, इस महिपाल ने राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय से युद्ध हारा। उसके बाद अन्य शासक हुए भोजदित्य, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय एवं विजय पाल। और उसके बाद गद्दी पर आया राज्यपाल। इस राज्यपाल के शासन काल में ही महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस आक्रमण का सामना किए बगैर ही, यानी महमूद गजनवी से बिना युद्ध करे ही राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर भाग गए और महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जब महमूद गजनवी भारत छोड़कर वापस गया तो चंदेल राजा गोंड के नेतृत्व में राजपूत एकत्रित हुए और उन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी। और उसके बाद त्रिलोचन पाल को इस गद्दी पर बिठाया। यानी जो राज्यपाल था, इसकी हत्या किसने की? चंदेल के राजा गांड ने। और उसके बाद गद्दी पर बैठे त्रिलोचन। त्रिलोचन को गद्दी पर बैठाने में राजा गंड और अन्य राजपूतों का बहुत योगदान रहा। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे चोल वंश, चालुक्य वंश। धन्यवाद मित्रों।